तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है हिंदी के खंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है वो है बातचीत। ठीक है। अब इसमें किस तरह से हम लोग मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं, सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो जो पहला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकता है, जैसे पहला है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा भारत। तो इसका ऑप्शन है भारतेंदु युग। ठीक है, तो इसको टिक मार देंगे हम लोग। चलिए दूसरा देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो ये ऑप्शन है हमारा बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। फिर दमयंती स्वयंवर किस लेखक के रचनाकार हैं। तो इसका आ जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, इसका भी वही ऑप्शन हो जाएगा, 4 का बी होना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो किस काल के रचनाकार हैं आप लोग को पता होगा। तो ये जो है हमारे आधुनिक काल। ठीक है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है भाई, तो ये विधा है निबंध। ठीक है। चलिए लास्ट इसका देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो ये हमारा है ए, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। बातचीत जो है विशेषकर जो है एक ऐसा निबंध है जिसमें जो है बातचीत के बारे में किस तरह से बात किया जाता है, या क्या बातचीत करने का तरीका है, किस तरह से रस उसमें आता है, उस पे जो है आपका बालकृष्ण भट्ट ने बताया है। ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पर लघु त्रिप्रश्न है, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी ऐसों की रस सनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा है। ठीक है। तो ये उनके लिए है जो बहुत अच्छा बात करते हैं, और सहेली अगर बात करती है तो काफी रस मिलता है, ये उन्होंने कहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है, वाक शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम लोग नहीं बोल पाते तो क्या होता। तो बोल नहीं पाते तो हम लोग क्या होता भाई, देखिए तो अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। तो हम लोग देख पाते हैं, सुन सकते हैं, तो बोलने का भी जो है एक शक्ति मिला हुआ है। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे हो जाते, सारी सृष्टि पशुओं की तरह मौन हो जाती। ठीक है। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है, अवाक होने के कारण हम अपने सुख दुख किसी से कह नहीं पाते, और इसमें प्रशंसा आलोचना सुनने कहने की शक्ति का अभाव हो जाता। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि वाक शक्ति अगर नहीं होती तो सब लोग गूंगे हो जाते हैं और सृष्टि में एक किनारे बैठे रहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब जो है वही चीज है, दीर्घ में भी वही चीज लिखना है, सेम चीज लिखना है। ठीक है। चलिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों वो है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार के बारे में जहाँ तक बात हो तो ये आपको ये पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो कल्पित रूप है किसका भाई, तो शंकर और पार्वती का। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ठीक है। तो ये हो जाता है ए नंबर, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो ये हमारा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है, कौन सी विधा है। तो ये हो जाएगा 6 का ये निबंध। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं कि और कौन सा चीज है जो एक बार हम लोग पढ़ें और सारा चीज इसमें आ जाए। तो देखिए, तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ठीक है, पराधीनता ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसी इसी में आ जाएगा, ठीक है, इसी में सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है, एक चीज़ पढ़िएगा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग। तो देखिए 2 नंबर है, देखिए धर्म साधक महत्ता और साधु नारियों से भय खाते थे। ठीक है, विचित्र बात यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने ब्याह भी किया, फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब ने कहा, नारी से ब्याह हमने भी किया, उस समय विचार नहीं किया। जब उसने जाना था तब दुख हरने वाली लगी, अब तो वह महाविकार लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया आपका लघुत्तरी का। ठीक है, अब लघुत्तरी में है एक्चुअली पुरुष, ये हो रहा है लघुत्तरी, पुरुष जब नारी के गुण लेता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। नारियों में पाया जाने वाला गुण दया, साया, क्षमा, ठीक है, सहिष्णुता और भीरुता जब पुरुषों में आ जाता है तो वह देवता बन जाता है। पुरुषों का गुण केवल क्या है, ये है अध्यवसाय, साहस और शूरता तो रहते ही हैं, लेकिन जब मनुष्य अकेला छटपटाता रहता है, आवश्यकता है नारियों के गुण प्राप्त कर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नर बनने की। ठीक है, तो ये बात कही गई, तो इसको लिख सब पाएंगे आप लोग, तो इसी को लिखना है दोस्तों, और यही बात है। अब आगे देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का है। नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इसमें से उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। आज नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का कम काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दानों को अछोरना पछोरना है। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। तो यही बात है दोस्तों कि दोनों का अलग अलग काम है। अगर ये पुरुष जो है काफी बलवान होते हैं तो नारी काफी मतलब कि एक तरह से दयावान होती है। ठीक है, इस तरीके से है, उसमें दया रहता है, दया वाले गुण गुण होते हैं, सहिष्णुता, उसके बाद माया होता है, क्षमा होता है, ये सब सारी चीज किसमें होती है, तो मतलब कि औरतों में होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया बात, तो ये समझना है, इसी को लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आज वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।